हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन। दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है अगर आप लोग कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमने हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में भी पूछा था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है इसका सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा या फिर ऑपरेशन विजय। तो हमारा जो भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था जो कि आपके राजस्थान के पोखरण रेंज में हुआ था, तो इसका जो कोड नाम था ये आपका था स्माइलिंग बुद्धा या फिर बुद्ध मुस्कुराए, जो कि आपका 18 मई 1974 को राजस्थान पोखरण में हुआ था। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वारली लोक चित्रकारी जो है ये किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। तो देखिए कि वारली लोक चित्रकला जो है ये एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि आपके महाराष्ट्र की जनजाति वारली के द्वारा बनाई जाती है। और ये कला जो है वो वारली समुदाय के जीवन के मूल सिद्धांतों को बताती है या फिर उनको जो है प्रस्तुत करती है। और इन चित्रों के अंदर जो है जो आपके फसल की पैदावार होती है, ऋतुएं जो होती है, और इसके अलावा जन्म और धार्मिकता को जो है दर्शाया जाता है। तो इसके लिए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है किस मिट्टी में उर्वरकों के कम से कम उपयोग की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो इसके लिए दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है जिसमें कि पोटास की बहुलता होती है। और ये जो है वो भारत की सबसे उपजाऊ मृदा भी होती है और इसमें जो है उर्वरकों की सबसे कम आवश्यकता पड़ती है। और ये जो है वो भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और संपूर्ण उत्तरी मैदान पर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा फैलाव है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को डेली मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएगी जो कि रोज़ रात को 9 बजे होती है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके उसमें रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को मेरा यूज़र नेम जो कि स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, इसके द्वारा जो है आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आप लोग जो है मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर से कर ले जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट जो है वो मिलते रहें। और दोस्तों, पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से करें। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों आपको कि कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है अनअकैडमी के द्वारा एक नया रिवीजन बैच भी शुरू किया जा रहा है जो कि आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस बैच का नाम रहने वाला है विक्रमादित्य 2.0 और ये जो है आपका एक रिवीजन बैच कोर्स होगा जो कि 1 महीने तक चलने वाला है और ये आपका 27 जनवरी से शुरू होगा। दोस्तों, इसमें डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है रीजनिंग और जनरल साइंस का सेक्शन भी कवर कराऊंगा। तो दोस्तों, इसमें इनरोल करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से कीजिएगा जिससे कि आप लोगों को इस बैच कोर्स के अंदर 10% का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो इसकी लिंक भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का वो भाग कौन सा है जिसमें कि मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं भाग 1, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत का जो मूल संविधान था उसके अंदर 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद जो है वो शामिल किए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों को कौन से भाग के अंदर रखा गया है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंदर रखे गए हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों दूसरे ऑप्शंस को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाग 1 में जो है क्या है, तो भाग 1 में जो है वो आपका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 4 के अंदर जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, और भाग 6 के अंदर राज्य के बारे में बताया गया है। तो ये ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एंड में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं समानता का अधिकार, शोषण का खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर आपराधिक अन्याय के खिलाफ अधिकार। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है वो कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है आपराधिक अन्याय के खिलाफ अधिकार, ये शामिल नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूंनामा की रचना या फिर हुमायूंनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर या फिर नूरजहां। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुस्तक और उनके लेखक में से जो है एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को जो है आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और मैंने भी जो है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से। तो बात की जाए हुमायूंनामा की, तो हुमायूंनामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, जो कि आपके हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हुमायूंनामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर जो है वो की थी, यानी कि अकबर के आग्रह करने पर जो है ये पुस्तक को लिखा था। और इस पुस्तक में जो है बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण और तत्कालीन जो समाज था उसका भी जो है उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी जो कि भारत में एक अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका पूरा नाम क्या होगा। तो जीएसटी की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर इसको हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों और दो चीज़ें बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि विश्व में जो है किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में सबसे पहले जो है फ्रांस ने 1954 के अंदर जीएसटी को लागू किया था। और भारत में जो है जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आसाम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो कि कहाँ का मूल निवासी था। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं मोरक्को, यूनान, चीन या फिर इटली। तो देखिए इब्न बतूता जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 1333 ईस्वी के अंदर भारत आया था, और वो जो है वो एक अफ्रीकी यात्री था जो कि मोरक्को से भारत में आया था। ठीक है, और इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था किताब उल रहला, और ये जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में जो है बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता जो कि मोरक्को का मूल निवासी था। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शार्क का सदस्य है। ठीक है, यानी कि शार्क जिसका पूरा नाम आपका होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना जो है वो आपके 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये आपके नेपाल काठमांडू में स्थित है। और इसके जो है वो 8 सदस्य देश हैं जिनके नाम हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको अफ़गानिस्तान दे रखा है जो कि आपके सार्क का एक सदस्य देश है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफ़गानिस्तान। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी या फिर श्री सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है वो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का जो ज्ञान था वो संविधान के निर्माण में जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ था और इसी रूप से जो है इन्हें भारत के संविधान के पितामह या फिर संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक उपधातु है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं शीशा, ब्रोमीन, सोना या फिर सिलिकॉन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके उपधातु या फिर अर्धधातु बोला किसे जाता है। तो वो एलिमेंट्स जिसमें कि आपके मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं या फिर इनकी दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनको हम लोग जो है मूल रूप से उपधातु यानी कि जो है आपके मेटलॉइड बोलते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब जो है वो आपके उपधातु होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है सिलिकॉन, जो कि आपका इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है वो क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपको यहाँ पर जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दाचीग्राम नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए और एक चीज़ आपको बता दूं कि जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स के टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है ये आपके कहाँ पर आयोजित होंगे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं बर्मिंघम, दिल्ली, पर्थ या फिर एडिनबर्ग। तो देखिए 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये आपके बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर आयोजित किए जाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो कि आपके अक्टूबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है आपके जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में जो है आपका जोजिला टनल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोनाउंस्ड बाय। तो ऑप्शंस दिए गए हैं थॉमस गोल्ड, अल बरूनी, जॉर्ज लोमेंतेयर या फिर एलन सेडेंस। तो देखिए जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा जो है 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जिसे हम लोग बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंतेयर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
तो एक चीज़ याद रखिएगा कि खनिजों से संबंधित जो एक क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाता है, तो इस टॉपिक को भी जो है आप लोग अच्छे से थोड़ा सा कवर कीजिएगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक राज्य जो है वो आपका होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो है आपके 88.7% सोना जो है वो निकाला जाता है। और अगर यहाँ पे कर्नाटक में बात की जाएगी तो कर्नाटक में कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में से जो है सोना निकलता है। और अगर आपको देश पूछ ले कि सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसमें से सोना निकाला जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो याद रखिएगा चीन इसका जो है वो सही आंसर होगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या फिर दास वंश की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड इरविन। तो 1912 में जो है सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन जो है वो आपके लॉर्ड इलिंगस्टन की अध्यक्षता में किया गया था। और इस समय में जो भारत के वायसराय थे वो आपके लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जबकि पीछे के प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम या फिर विस्थापन का नियम। तो यहाँ पे प्रथम नियम का पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यूटन का जो गति का पहला नियम है इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो है वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, करोंडी या फिर इंदिरा पॉइंट। तो भारत देश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपके निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर आज 20 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस के ऊपर आधारित थे, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जैसा कि हमारे हर वीडियो में क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में होता है। तो आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं वाशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।